इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे मुगल शासन व्यवस्था पे। तो मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र और मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि जिसे कि मददे माश कहते हैं, इसका निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगाए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। कौन करता था? मुहतसिब करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य को देखेंगे अब हम। तो सूबेदार का कार्य था प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था सूबेदार। दीवान का कार्य था प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, जिससे कि सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही हो जाता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार का कार्य था जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था फौजदार। आमील या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। कोतवाल नगर प्रधान था। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। और आमील ग्राम के कृषक से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना आमील का कार्य था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। किस नाम से? चकला नाम की। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित हो गई थी। कौन कौन से वर्ग थे वो? खालसा भूमि। खालसा भूमि में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। खालसा भूमि प्रत्यक्ष पूरे तरह से डायरेक्ट ही बादशाह के रूप में नियंत्रण था खालसा भूमि पर। जागीर भूमि पर तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी जागीर भूमि। और तीसरा वर्ग था सयूरगल या मददे माश, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था सयूरगल को। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन प्रणाली प्रारंभ किया। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था, दहसाला को। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 विभागों में विभाजित किया गया। पहला पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल होता था। परती, इस भूमि में 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर में इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी। और बंजर, ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ किया। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक तो तख्शीस और दूसरा तहसील। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला खुद काश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। दूसरा वर्ग पाही काश्त, ये दूसरे गांव पे जाकर कृषि का कार्य करते थे। तीसरा कृषक था मुजारियन, ये खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर के कृषि कार्य करते थे, मुजारियन। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था।
जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया था जहांगीर ने। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं कैसी थी? गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। गल्ला बख्शी में इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक में इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगा करके फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था और ये व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती जो व्यवस्था थी, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का शंसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। किसका? तांबे का। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखान और चौथा हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। एक नोट है, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम ये पद महाबत खान को दिया गया। किसको दिया गया? महाबत खां को दिया गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम मराठों का उत्कर्ष देखने वाले हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में, जो कि जुन्नार के समीप था, शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निमालकर से 1640 में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना और जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 में लूटा था। सूरत को शिवाजी ने 1664 और 70 में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में महाराणा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था संपन्न। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो कि लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी के सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थे। पहला पागा सेना, दूसरा सिलहदार और तीसरा पैदल। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। सिलहदार में अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे और पैदल में पैदल सेना होती थी। शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? तोपे अंग्रेजों ने शिवाजी को प्रदान किया था।
महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे कौन कौन, इनको हम देखेंगे अब हम। तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे 1575 से 1596। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संपादक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे कि सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव, इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल विष्णु के रूप में थे। विठोबा या विठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। एकनाथ 1533 से 1599। एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। तुकाराम 1598 से 1650, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी है, जिसमें कि जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दशबोध, उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे, स्वराज्य और मुक्तई। स्वराज्य जो कि क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। और मुक्तई यानी मुल्क कदीम, ये वो क्षेत्र था जिसमें कि चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, चौथ और सरदेशमुखी स्वराज्य से ही नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहाँ पे मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो कि मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। और सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो कि उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। किससे है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से सरंजामी प्रथा का संबंध है। अब हम पढ़ेंगे अष्टप्रधान के बारे में। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख पेशवा करता था, जो कि आज का प्रधानमंत्री है। शरीय नौमत सैन्य प्रधान होता था, सेनापति। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा करता था, राजस्व मंत्री कहते हैं। वाक्यान्वीस सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चीटनीस राजकीय पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को देखता था, उसका कार्य किसका था? चिटनीस का कार्य था। सुमंत विदेशी मंत्री होता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बढ़ करके 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 में लूटा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1679 को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन थे? हवलदार होता था, जो कि किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत होता था, किले की सेना का नेतृत्व करता था। और सवनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करता था। कौन? सवनीस करता था। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 को मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा करके मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया।
साहू और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें कि साहू विजय हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग होते थे, जो कि साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पर पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहते थे। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हो गई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के हाथ मुंगी शिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने कि 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से के संबंध होने के कारण चर्चित में रहा था। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार संरक्षित हो गए। संगोला संधि के बाद बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। झलकी की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 में मराठों की हार हुई थी, जिसमें और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई 1761 में। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां देख लेते हैं हम। तो जो सूरत की संधि हुई थी वो 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। बसीन की संधि 1802 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1804 में हुई थी। नागपुर की संधि 1816 में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में हुई थी और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह आलम द्वितीय को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद कर रही थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस। नाना फड़नवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। किसे? नाना फड़नवीस को अंग्रेज ने कहा था मैकियावेली। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो कि अंग्रेज की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। इसमें भोसले नागपुर से थे। भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 में देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ था।
इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया करके बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटा करके कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां पर कि 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से हमारा मिडिवल इंडिया जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।